नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो यार थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, हम करने वाले हैं 50 MCQ ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फटाफट से अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए ना, पहले आप उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद जो मैं आपको आंसर बताऊंगी आप उसको चेक करेंगे, और वीडियो के एंड में जाके आप मुझे अपना स्कोर लिखेंगे, स्कोर बताएंगे कमेंट डाउन करके। तो 50 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने आपके सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, वो सारी चीजें मुझे आप कमेंट डाउन बता देंगे। ठीक है, ओके डन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। द SI यूनिट क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा था कि यार 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो उसमें जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मोल में मेजर करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल कितना होता है बेटा? एक मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द मोलार मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलार मास आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप बेटा? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है मैम, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इसका आएगा 40। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। आपको खुद पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद आप आंसर देखेंगे और मुझे अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएंगे कमेंट करके कि मैम हमारा इतना स्कोर है। ओके, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला आपको बता रही हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर Na। अब क्या बोल रहे हैं? हमको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स O2। ठीक है, 2 एटम्स का हमको बताना है क्या? अपन को बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है प्रेजेंट इन 1 मोल। तो हमको ये 1 मोल दे दिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स की बात करी है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन Na। अब एक चीज देखो, आप क्या करोगे? डायरेक्टली इसको इधर लिख दोगे, लेकिन बेटा ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? O2 में बताना है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 करोगे। ठीक है, इसके बाद इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 2Na हो जाएगा। 2Na कहीं दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 2 एवोगैड्रोस नंबर। ओके डन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल, 1 मोल ऑफ CO2 मास निकालना है अपन को। ठीक है, किसका? CO2 का। कितना होता है बेटा? यहाँ देखो, मोलार मास निकाल रहे हैं बेसिकली अपन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन का मैम 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 12 प्लस 16 2 32 कितना हो गया? 44। तो इसका हो जाएगा 44 ग्राम्स। देखो मोलार मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलार मास। आपको सिर्फ ग्राम्स में निकाला है आपने ये। ठीक है, सिर्फ ग्राम्स में निकाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर की बात कर रहे हैं अपन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6, C6H12O6। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आए ना, बस उसका सिंपलेस्ट रेशियो कर देना है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C6H6 होता है बेंजीन। अगर देखो बेटा बेंजीन कैसे बनता है, एक सुंदर सा बेंजीन बनाना है आपको जब भी आप बेंजीन बनाओगे। ठीक है, सुंदर सा होना चाहिए। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसको काट दूं तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, ये हो जाएगा CH, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो कर देना है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो करना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज बेस्ड ऑन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होता है वो मास पे बेस्ड होता है, क्योंकि अगर मैं किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल रही हूँ, ठीक है, परसेंटेज निकाल रही हूँ, तो कितना आएगा बेटा? क्या होता है उसका फॉर्मूला? मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का मास है। ठीक है, जो भी एलिमेंट का क्या है? मास है, अपॉन हम लिखते हैं टोटल मास। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? टोटल मास, जो भी टोटल मॉलिक्यूलर मास निकला है इनटू 100 कर देते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो हमारा परसेंटेज एलिमेंट आ जाता है। तो मास की वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बेटा? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था? फटाफट से आंसर बताओ, किसने दिया था? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, लेवोशियर ने दिया था। ठीक है, एंटनी लेवोशियर ने दिया था। इसका मुझे कौन से आपको ईयर में दिया था इन्होंने, वो मुझे कमेंट करके अभी तुरंत लिख दो कि यार कौन से ईयर में दिया था, और इसको टाइम्स करके लिखना। ठीक है, इसको आप टाइम्स करके लिखोगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? बहुत बढ़िया, जोसेफ प्राउस। सिर्फ आगे का नाम या पीछे का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम याद करो। कभी कभी एग्जाम में आपको आगे का नाम दे देंगे, या तो कभी आपको देखो ऐसे सरनेम दे देंगे, पीछे का नाम दे देंगे, तो आपको आना चाहिए लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या बोला था डाल्टन ने? एटम्स आर डिविजिबल, नहीं। एटम्स आर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, नहीं। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बोला था डाल्टन ने। ओके, एवोगैड्रोस लॉ states that equal volume of gases at same temperature and pressure contain, एवोगैड्रो ने क्या बोला कि अगर हमारे पास गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम सेम है, उनका साइज मतलब वॉल्यूम सब कुछ सेम है, तो उनमें होंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, उनमें होंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लेते हैं एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे N2 है। इसको मैंने ना डब्बे में पैक किया है, ये मैंने एक डब्बे में पैक किया है तीनों को, और ये सेम डब्बे हैं, इक्वल नंबर, इक्वल साइज है। इन डब्बों के जो मैंने डब्बे बनाए हैं यहाँ पे, इनके क्या है? साइज इक्वल है। और अगर साइज इक्वल का मतलब क्या हुआ? इक्वल वॉल्यूम होगा, है ना, इक्वल वॉल्यूम होगा। तो एवोगैड्रो ने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ गैसेस है, कितनी भी नंबर ऑफ गैसेस हैं, उनका अगर सेम वॉल्यूम है, सेम साइज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। डन। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस में कितना वॉल्यूम होता है बेटा? 22.4 लीटर्स। कितना होता है? 22.4 लीटर्स। मुझे पूरा यकीन है कि आप पहले खुद से ट्राई कर रहे होंगे, उसके बाद जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ उससे मैच कर रहे होंगे। ठीक है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो कि जल्दी से कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन को रोकता है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट को रोकता है, मतलब बनने से रोक देगा ऑब्वियसली। द एक्सेस रिएजेंट जो होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या करता है भाई? बच जाते हैं, एक्सेस है ना, तो इट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन। 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल H2SO4 में क्या होता है बेटा? क्या क्या है? 1 मोल H2SO4 में देखो हमारे ऑप्शंस, देखो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। 1 मोल H, नहीं इसमें तो 2 है ना, ये देखो 2 है ना। ठीक है, 2 मोल ऑफ H बिल्कुल सही, ये तो सही है एकदम। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ B and C। तो यार चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद जाके आपको टिक करना है। पता चला कि यार नीचे वाला ऑप्शन सही था, आपने ऊपर देखा और ऊपर टिक कर दिया और खत्म, खेल खत्म हो गया। तो सीईटी में यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि यार ये गलती नहीं करनी है। आता हुआ को गलत करोगे तो बहुत दिक्कत है, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आता है और फिर भी गलत कर दिया तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास परसेंटेज। उसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं काय से। ठीक है, अगर मुझे निकालना है ए का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, अगर मानते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अगर मैं बात करूं, हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक A है और एक B है, तो इनका सम क्या आता है बेटा? 1 आता है। इनका सम क्या आता है? 1 आता है। 2 कंपोनेंट्स है, उनका मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है? 1 आता है। मोलैरिटी जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन, मोलैरिटी का मतलब क्या? देखो मोलैरिटी जो होती है बेटा, मोलैरिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है विद टेम्परेचर, जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है विद टेम्परेचर, इसीलिए मोलैरिटी भी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन नन ऑफ दिस। ठीक है, मोलैरिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, हमने क्या बोला बेटा? जो मोलैरिटी है, हमने बोला मोलैरिटी क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, अपॉन वॉल्यूम। अब
मोल्स को हम कैसे मेजर करते हैं भाई? मोल से। और वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं मैम? लीटर से। एसआई यूनिट लीटर, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। क्लियर है? डन, बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या है? अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, अगर मैं यूनिट मोलैलिटी की बात कर रही हूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, तो ये हो जाएगा मोल केजी इनवर्स। कितना हो जाएगा? मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विच कंसेंट्रेशन यूनिट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो आपकी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम्ब। ये क्या है? फेराडेज कांस्टेंट है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो यूनिट की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होता है आपका, इसको भी मैं एफ ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। चलो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ देखो कौन सा सही दिख रहा है आपको? जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, है ना, अगर मैं देखो इसको ऐसे लिखूँ ई एफ इंटू एन इज इक्वल्स टू एम एफ, सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा। सेकंड वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, 5 होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब कौन कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो है, बिल्कुल है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, बॉयल्स लॉ जो है वो एक जो आपका केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ नहीं है, तो हम इसको टिक कर देंगे। 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन्स, 1 मोल CaCO3 में क्या क्या है? 1 मोल Ca है, मतलब कैल्शियम है, बिल्कुल है। 1 मोल कार्बन है क्या? बिल्कुल है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। तो ये सारे ऑप्शंस सही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे ऑप्शंस पहले देखो, उसके बाद आपको आंसर करना है। ऐसे आंसर कर दोगे तो मतलब पता चलेगा कि यार ऊपर वाला दिया हुआ था, मतलब नीचे आपको सही आंसर दिया था और आपने किया ही नहीं उसको कैलकुलेट। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हैज क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है? मोल में होती है उसकी यूनिट, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? केजीज होती है। तो आपको सारी 7 बेस क्वांटिटीज जो मैंने आपको करवाई थी उन सब की एसआई यूनिट आनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है बेटा? वॉल्यूम की एसआई यूनिट बताओ जल्दी से। वॉल्यूम की एसआई यूनिट आप बोलोगे मैम वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है? क्या है बेटा? लीटर, ठीक है। लीटर में मेजर करते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोज, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करती है? कौन सा लॉ फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड किस पे डिपेंड करता है? उसकी बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी बेसिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, बेस किस पे डिपेंड करता है बेटा? तो वो डिपेंड करता है एसिडिटी पे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं, ठीक। 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स क्या क्या है? देखो 2 मोल Na है क्या? बिल्कुल है। 1 मोल कार्बन बिल्कुल है। 3 मोल ऑक्सीजन बिल्कुल है, सारी चीजें हैं। तो ऑल ऑफ दीज। द लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट? क्या डिसाइड करेगा? कलर, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर। लिमिटिंग रिएजेंट जो भी प्रोडक्ट बनता है, मतलब पहले तो देखो वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो वो रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा रोकने लगता है, तो प्रोडक्ट ही नहीं बनता, इसलिए इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मोलर मास कैलकुलेट करना तुमको आता ही है, फटाफट से कर दो यार कैलकुलेट। NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? मैम होता है 14। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 × 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो 17 हो गया इसका मोलर मास। नेक्स्ट देखो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, 1 मोल वाटर में क्या क्या है? देखो जरा 2 मोल हाइड्रोजन है क्या? है क्या? देखो जरा 2 मोल हाइड्रोजन है क्या? 2 मोल ऑफ H बिल्कुल है मैम। 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ O बिल्कुल है। 3 मोल्स ऑफ एटम्स, देखो बेटा एटम्स दिए हैं बिल्कुल है, क्योंकि 3 एटम हो गए ना, 2 आपके हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, 3 हो गए, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज अप्रोक्सीमेटली, तो देखो परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है आपको, ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, क्विकली बताना है, 16 है ना। अब टोटल मास कितना है H2O का, 18। कैसे निकाला मैम, H का कितना है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 × 100 करेंगे। अब यहाँ तक तो मैम कर लेते हैं, यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि मैम यहाँ तक तो कर लिया हमने, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी दुविधा होगी ये तो, ठीक है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको सिखाती हूँ। बेटा जो ऊपर वाला नंबर लिखा होता है ना, उसको आप अंदर लिखेंगे और नीचे वाले नंबर को आप यहाँ लिखेंगे। पहले तो आप ट्राई करेंगे कि ना ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्या ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, बिल्कुल है मैम। तो 2 8 × 16, 2 9 × 18, करेक्ट है। 2 8 × 16, 2 9 × 18। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो 8 को मैं अंदर लिख दूंगी, 9 को मैं बाहर लिख दूंगी, लिख दिया, ओके। 0.0 लिखा, कितना आएगा, 9 8 × 72, 9 8 × 72, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, 8 यहाँ पे आ गया। एक और चीज सुनो, 0.8 आ रहा है, मतलब कि आपका आंसर में कुछ तो 8 से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, कुछ तो 8 से रिलेटेड आएगा। ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 1 मतलब 11 लिखा है, यहाँ पे देखो 8 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो कौन सा आंसर होने वाला है, सिंपल, कोई भी बता देगा मैम ये वाला। अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं भी करते हो, और बेटा सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे ही करना है, यही सही तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट 88.99 करके पूरा डेसिमल तक आप सारी यूनिट्स निकालो, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि कैसे निकालोगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो मेरा आया 0.8, अब मुझे पता चल गया कि यार जो आंसर है ना वो कुछ तो 8 से रिलेटेड है, तो देखो एक ही तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन होते, मान लेते हैं अगर मेरे पास 2 ऑप्शन होते तो मैं उसको पूरा सॉल्व करती, फिर देखती कि यार क्या डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं, हमारे ऑप्शन में एक ही 8 है, तो बस इसको टिक कर दो, आपका ऑप्शन आ गया। तो ये तरीका होता है, ये एक ट्रिक है ये, कि आपको कम समय में न्यूमेरिकल को इफेक्टिवली और सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। चलिए, द परसेंट ऑफ कार्बन, आप देखो चलो निकालते हैं, कार्बन इन CO2, आपको CO2 में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो कार्बन का जो मास होता है दैट इज व्हाट, 12। अगर मैं CO2 का निकालूं टोटल मास तो कितना होता है, 12 + 2 × 16 दैट इज 44, करेक्ट है, 44 × 100, ओके डन। अब फिर से इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 6 = 12, 2 2 = ठीक है, सही है, 2 3 = 6, 2 1 1, सही है। यह आ गया 3, यह आ गया 11। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखा 0.0 कितने पे जाएगा, 2 से, 2 2 = मतलब 11 2 = 22, 8, 0.2, क्या आपको कुछ 2 से दिख रहा है, मैम बिल्कुल दिख रहा है, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने उसको पूरा सॉल्व किया ही नहीं है, मैंने क्या किया है, सिर्फ देख लिया कि यार मेरा आंसर जो है वो 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो यार इसको टिक कर दो, कितना आ जाएगा, 27.27%। आपको पूरा आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही तरीका होता है कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसीलिए आप इफेक्टिव तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, आप वहां पे एक तो यार पूरा लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे, आप फटाफट क्विकली करोगे, क्विकली, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यार देखो सारे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए एक तो, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है और आप कुछ क्वेश्चंस मिस करके आ रहे हो, तो वहीं फिर वो जीत गया और आप पीछे रह जाओगे। इसलिए अटेम्प्ट हमको सारे करने हैं और इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं है कि भाई 50 अटेम्प्ट करें उसमें से हमने 40 गलत कर दिए, ऐसी अपने अपनी गलती से एरर आ गया कुछ, तो भी तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तुमने फॉर्मूला मिस्टेक कर दी, तुमने ऑप्शंस गलत देख लिए, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट इज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, क्योंकि एक मोल में क्या होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो उस पर सारे फॉर्मूलाज बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट ये तो फिर से आ गया, ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट विच इज अ डिराइव्ड एसआई यूनिट। डिराइव्ड देखो एसआई यूनिट कौन कौन सी है, आपकी लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सारी क्या है, एसआई यूनिट्स है। लेकिन
डिराइव मतलब कि हमने डिराइव करी है उसको। तो केजी बेटा किसकी ऐसा यूनिट है मैम, मास की है। मोल किसकी है मैम, मोल है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। मोल किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। सेकंड किसकी है मैम, सेकंड है टाइम की। लेकिन मीटर किसकी है, मीटर तो किसी की नहीं है, मीटर क्यूब है ना। तो यार ये क्या हो जाएगी आपकी डिराइव्ड एसआई यूनिट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी डिराइव्ड एसआई यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। तो एम क्यूब इज द करेक्ट ऑप्शन, एम क्यूब इज द डिराइव्ड एसआई यूनिट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बहुत ईजी है, और आप ना मुझे बताया कि ईजी क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हो, क्योंकि कोई इजी क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि सीईटी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस करके जाते हैं। अब इतना इजी किसी ने सोचा ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर डाल देता है। एग्जामिनर बोलता है कि यार देख लो तुम, अभी देख लो, मैं तुम्हें इजी क्वेश्चंस डालूंगा यहाँ पे। तो देखो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा 32 प्लस 16 × 4। कैलकुलेट करो अच्छे से, आराम से धैर्य रख के कैलकुलेट करना है। तो 2 + 32 + 16 4 64, ठीक है। तो 2 + 2 4, ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 98। कितना आ रहा है 98 आ रहा है, ये हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अ सब्सटेंस विथ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, दैट इज कंपाउंड, ठीक है, दैट इज कंपाउंड। मान लेते हैं H और O है, ये क्या है एलिमेंट्स है, ये क्या है बेटा ये एलिमेंट्स है। जब इनको हमने फिक्स रेशियो में कंबाइन किया, दैट इज व्हाट, दैट इज H2O, है ना। हाइड्रोजन हमने ले लिए 2, ऑक्सीजन ले लिया 1, कंबाइन किया इसको हमने, क्या आ गया हमारा कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो दैट इज कंपाउंड। A substance with fixed composition is called compound. If empirical formula is CH2 and molecular mass is 56, the molecular formula is, अब देखो हमने एक अभी फॉर्मूला लिखा था N is equals to what, MF मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, यूनिट है, कितना यूनिट, ओके। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है आपको, यहाँ देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया बेटा, एक सेकंड रुको जरा, चलो ठीक है, कितना दिया है CH2। इसका पूरा मास निकालते हैं, कितना है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 × 2, कितना हो जाएगा बेटा 14, ओके। यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे। देखो हमने पहले क्या किया, हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है कि मुझे, देखो मॉलिक्यूलर मास दिया है मैम कितना है 56 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया 14 आया है। यहाँ से कितना आ जाएगा 14 × 14, 14 × 28, 14 × 42, 14 4 56, 4 आ गया। तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। समझ में आया कैसे निकाला मैंने n की वैल्यू। उसके बाद अब देखो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, कितना है CH2, है ना, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो इसको इंटू कर देंगे 4 से, इसको इंटू कर देंगे 4 से। जैसे ही इसको इंटू किया 4 से, कितना आ गया C4H8, कितना आ गया C4H8, ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या आ गया, सॉरी ये क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं कैसे किया बेटा मैंने। ये आपको याद रखना है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। कितना दिया आपको मॉलिक्यूलर मास 56 दिया है मैम, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया था CH2, लेकिन मैंने उसका मास निकाला है कितना 12 + 1 × 2 कितना आ गया 14 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 14 से, कितना आ गया 4 आ गया, तो ये यूनिट आ गई। अब इसको जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है उससे आप इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता तो क्या आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल पाते, इसी मेथड से निकालेंगे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखें। विच चैप्टर इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन कौन सा चैप्टर है, जल्दी बताओ फटाफट से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और मोल कॉन्सेप्ट इज द बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये थे आपके शानदार 50 MCQs ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। आपके क्या क्या स्कोर आया है वो मुझे जानना है, तो फटाफट से करेंगे कमेंट और इसी के साथ करेंगे वीडियो को लाइक। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि यार एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यार फटाफट दे दो जाके, और वेदांतु में एकदम फ्री एनरोल कर लो। क्लास 11th की विजय सीरीज चल रही है, तो विजय सीरीज में आप क्या करोगे, देखो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगी विजय सीरीज करके। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे लेक्चर नोट्स भी तो चाहिए ना, तो वहीं पे तो मिलेंगे। वेदांतु के एप्लीकेशन पे चल रहा है,
वहाँ पे जाओगे तो आपको सारा स्टडी मटेरियल, सिलेबस, लेक्चर नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन व्हाट कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। कुछ भी आपको पे नहीं करना, सिर्फ एनरोल कर लेना है। तो फटाफट से जाना और एनरोल कर लेना। और मुझे पक्का से बताएंगे कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट भी करके बताएंगे कि आपके क्या क्या स्कोर रहा है। मिलेंगे बेटा अपन फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।